तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 53 की मैं बात करूंगा कि उसमें ये बोलना चाहता है, कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहता है कि हैवी स्ट्रिंग अटैच्ड एट अ टू एंड एट अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड व्हेन सेंट्रल डिप इज वेरी स्मॉल अप्रोचेस द फॉलोइंग कर्व इज पैराबोला। अरे सिंपल ये है इसमें कर्व कौन सा होगा? पैराबोलिक ही होगा। ठीक, नेक्स्ट। A trolley wire weight is 1.2 kg per meter length. The end of the wire are attached to poles 20 meter apart. If the horizontal tension is 1500 kg, find the dip in the middle of span. अब ये डिफ्लेक्शन है, सिंपल सा कि ऐसा है कुछ, इसमें टेंशन दिया है 1500 kg, उसकी स्पैन है 20 kg की, 20 मीटर्स की, 1.5 mm का एक वेट लगा दिया है। तो अब ये बताना है आपको कि मिडिल स्पैन में कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, देखो सीजी निकालने का सिंपल सा तरीका मैं तुमको बताता हूँ। तुम कहीं बच्चों सीजी निकालना है ना, मैं निकलवाता हूँ। देखो इसका क्या होता है सीजी, वो मैं तुमको भी यहाँ पे बताता हूँ। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंट्रॉइड, इसका क्या होता है सिंपल मैं बताता हूँ। देखो अगर कोई ज्योमेट्री तुम्हारी रेक्टेंगल है, ठीक है ना, तो रेक्टेंगल का एक ये एक्सिस होगा और एक ये एक्सिस होगा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इसका जो आप सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका सेंट्रॉइड जो होगा वो b/2 और a/2 होगा, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया a³/12 या ab³/12 होगा। तो सेंट्रॉइड क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इतनी बात समझ में आ गई। इसका अब अगर कोई सर्कुलर है तो उसका सीजी क्या होगा, एक्सी और वाईसी दोनों क्या होगा 0, जबकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/4 में π/64 e की पावर 4 ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। Pick up the incorrect statement from the following. The CG of the semicircle is at a distance of r/2 from the center. गलत है, इसका CG r/2 पर नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ CG इसका कहाँ पे होता है। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो गई, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की बात हो गई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको सीजी बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है लोकेट्स वेयर द रिजल्टेंट सेंटर वेयर द कंसंट्रेटेड वेट एक्ट एट अ बॉडी। सीजी का सिंपल सा मतलब समझो कि जी का मतलब है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि कोई भी अगर बॉडी है सपोज करो आपके पास, उस बॉडी का टोटल वेट कहाँ कंसंट्रेटेड है। अगर यहाँ कंसंट्रेटेड है तो ये इसका सीजी होगा, अगर यहाँ कंसंट्रेटेड नहीं है तो ये इसका सीजी नहीं होगा। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी centroid, center of gravity and centroid,
The center of gravity is the point that located the resultant weight of a system of a particle. जहाँ पे हम पूरे weight of a system of a particle की बात करेंगे उसी को हम center of gravity बोलेंगे। जबकि सेंट्रॉइड जो होता है वो पॉइंट डिफाइन द ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो सेंट्रॉइड होगा, जैसे किसी बॉडी का, ये अगर मैंने सेंट्रॉइड बोला ना, तो ये इस बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर है। वैसे नहीं कि सर्कल है तो उसका सेंटर है उसके मिड पॉइंट होगा, नहीं। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा, वही उसका सेंट्रॉइड हो जाएगा। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, the center of precision of a solid cylinder of a radius r resting on the horizontal plane will be 3r/2. ये याद करना है। नेक्स्ट, in the equation of virtual work following force is neglected. तो वर्चुअल वर्क में हम वर्चुअल वर्क का सिंपल सा मतलब समझो। वर्चुअल वर्क हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया? वर्चुअल वर्क में एक ऐसा वर्क मान सकते हैं जो एक्चुअल में होता नहीं है, बस मान लेते हैं। तो रिएक्शन एट स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट, उसका रिएक्शन हम 0 मान लेंगे। दूसरा, रिएक्शन एट रफ सरफेस ऑफ अ बॉडी विच रोल्स ऑफ विदाउट स्लिपिंग, उसका भी रिएक्शन हम 0 मान लेंगे। रिएक्शन एट अ पॉइंट ऑफ एक्सेस फिक्स्ड इन स्पेस अराउंड विच द बॉडी इज कंसीडर्ड टू टर्न, उसका भी हम लोग 0 मान लेंगे। नेक्स्ट, if a suspended body is stuck at the center of precision, then the pressure on die axis passing through the point of suspension will be 0. The resultant of the following three couple 20 kg force 0.5 meter arm and 13 kg force 1 meter arm, negative sense 15 kg force and 0.25 arm, and positive sign having the arm of 0.5 meter will be 20 kg and negative signs. Angle of friction is, अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूं, मैं टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो बेसिकली 2 टाइप के फ्रिक्शन होंगे, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और एक काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कब लगेगा? जब बॉडी आपकी रेस्ट में होगी। अगर आपकी बॉडी कहाँ है? रेस्ट में है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर आपकी बॉडी मोशन में है या टेंस टू मोशन में है तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, अब देखो, अब मैं जब स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ बनाऊंगा ना गुरु, फोर्स और फ्रिक्शन के बीच, ये फोर्स है और ये मान लो मेन फ्रिक्शन, तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। लेकिन जैसे ये एक पॉइंट आएगा जिसको हम लिमिटिंग कंडीशन बोलेंगे, उसके बाद से अब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू फिक्स होगी और वो क्या होगी? म्यू एन के बराबर। उसकी वैल्यू फिक्स होगी और उस किसके बराबर होगी? म्यू एन के। जबकि जब तक हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे अंडर द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग कंडीशन, तब तक जो फोर्स की वैल्यू होगी, अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ना गुरु, तो 10 न्यूटन का ही स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होगा। वहां पे हम म्यू एन लेने नहीं जाएंगे, समझ रहे हो? ठीक, तो
अब देखो इसके बाद जो हम बात करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन के। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। ठीक, नेक्स्ट एंगल ऑफ रिपोज की अगर मैं बात करूंगा, फ्रिक्शन एंगल की अगर मैं बात करूंगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एंगल, तो वो होगा tan फाई इज इक्वल टू म्यू के बराबर। ठीक, फ्रिक्शन एंगल इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो फ्रिक्शन एंगल है ना, ये आपका म्यू एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इक्वल टू म्यू के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, वही है। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। वो वेट के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगी। अगर सरफेस तुम्हारी बहुत ज्यादा खुरदुरी है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर तुम्हारी फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट, least force required to draw the body in inclined plane is W sin inclination plus friction angle applied under the direction of the at an angle equal to the angle of friction to the inclined plane. Next, the ratio of limiting friction and normal reaction is known as the ratio of the limiting friction and normal reaction. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो म्यू एन हो जाएगा, म्यू एन। उसको अब नॉर्मल रिएक्शन से अगर डिवाइड कर दोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी म्यू। और म्यू की वैल्यू किसके बराबर है, tan ऑफ फाई के। tan ऑफ फाई क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या हम इसी को फ्रिक्शन एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और उसकी वैल्यू tan फाई के बराबर होती है तो फिर हम उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, Which one of the following statement is not correct? जब not correct की बात आएगी डायरेक्ट, the sin of angle of repose is equal to coefficient of friction. No. sin of angle की वैल्यू coefficient of friction के बराबर नहीं होती, वो होती है tan of phi is equal to mu. ठीक, next. One a ladder resting on the smooth ground and leaning against the vertical wall, the force of friction will be upward at its upper end. मतलब अगर ये कोई सपोज करो ये सरफेस है, ये एक लैडर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये तो अब अगर लैडर नीचे की ओर मूव करेगा ना गुरु, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा म्यू एन। अगर लैडर इधर की ओर खिसकेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, म्यू एन, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल है, अपवर्ड एट अपर एंड, अपवर्ड एट अपर एंड। नेक्स्ट, ऑन द लैडर रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एंड leaning against the smooth vertical wall, the force of friction will be on the ladder resting on the ground 0 at its upper end. क्योंकि अगर आपका फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मूव नहीं कर रहा ना, वो ग्राउंड में चुपचाप बैठा है, फ्रिक्शन फोर्स
ऑन द लैडर रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट, टिका हुआ है, ये बोल रहा है कि ऐसा है कुछ। ये अब भाई ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है ना, तो फ्रिक्शन ऑप्शन जो लगेगा यहाँ लगेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, फ्रिक्शन फोर्स इनकाउंटर्ड आफ्टर कमिटमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। अब अगर आपने कमिटमेंट ऑफ मोशन की बात कर दी ना, तो फिर अब स्टैटिक फ्रिक्शन रह ही नहीं जाएगा, अब क्या हो जाएगा, डायनेमिक और काइनेमेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मैंने बोला है, काइनेमेटिक नहीं बोला है। काइनेमेटिक भी स्टैटिक का ही पार्ट होगा। डायनेमिक को ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट, coefficient of friction is the ratio of limiting friction and normal reaction. The ratio of limiting friction की वैल्यू क्या होती है गुरु, म्यू है। उसको अगर तुमने नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड कर दिया तो ये देखो ये क्या निकल के आ गया, म्यू। यही क्या है, coefficient of friction. Pick up wrong statement about the friction force for a dry surface. Friction force is proportional to the velocity of sliding. No, इस पर कभी डिपेंड नहीं करता, वो सरफेस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, नेक्स्ट, a body of weight W on inclined plane or being pulled up by the horizontal force P will be on the point of motion up to the plane when P is equal to W tan A plus L. Next, ये तो सिंपल तुम्हारा S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, V बराबर U प्लस एटी, S बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हम बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2x। तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, उसी के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा। A particle move along a straight line such that the distance x travel in the t second is given by, अच्छा डिस्टेंस दिया है, गुड। The acceleration of a particle will be, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर मैं v बराबर u प्लस ए टी, और या तो मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। अब मुझे इसमें कुछ नहीं दिया है, बस यही वेलोसिटी दिया है, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं टी स्क्वायर ए ये दिया है, इसकी वैल्यू 0, तो कोई ट्रांसफर कर दोगे, तो एस की वैल्यू टी स्क्वायर टी माइनस 4, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये 2t हो जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t, ऐसे करके करोगे तो आंसर आएगा 6f माइनस 8। Next, if rain is falling in the opposite direction of the movement of a pedestrian, he has to hold his umbrella. अरे भैया सिंपल सी बात है, ये कोई बंदा है, ठीक है ना, और ये अपना अम्ब्रेला इससे लेके भाग रहा है, तो अगर रैन इधर से आएगी तो बचने के लिए वो अम्ब्रेला तो इधर ही रखेगा ना, ऐसा। तो वो बोलना चाहता है कि रैन इज फॉलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, छतुआ को पीछे, अब सपोज करो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी से, रैन इस डायरेक्शन से आ रही है, भले वो इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन छतुआ तो पीछे रखना पड़ेगा ना। लेस इंक्लिनेशन व्हाइल स्टैंडिंग, तो
लेस इंक्लिनेशन करेगा जब स्टैंड करेगा, तो अदरवाइज जब मूव करेगा तो ज्यादा इंक्लाइन कर लेगा इधर की ओर छाता। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, a projectile is fired at an angle of 9 to the vertical. Its horizontal range will be maximum when 9 is horizontal to 45 degree when the angle is 45 degree. Next, limiting force of friction is, मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था तो उसमें बताया था कि अगर ऐसा कुछ है, ये ऐसा और फिर ये ऐसा, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये होता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस पे क्या होता है कि जस्ट स्लाइड होने ही वाली होती है, वही लिखा है यहाँ पे, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबव टू मूव, व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबव टू मूव। नेक्स्ट, कूलम्ब फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज हैविंग द रिलेटिव मोशन। अब कूलम्ब फ्रिक्शन कब लगेगा? सपोज करो ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी ये है, ये दोनों मूव कर रहे हैं, ये v वेलोसिटी से, ये v बाई 2 वेलोसिटी से। तो अब इनके बीच जो फ्रिक्शन आएगा ना गुरु, वो तो रिलेटिव फ्रिक्शन होगा, और इसी को हमने नेक्स्ट टर्म में क्या बोल दिया? कूलम्ब फ्रिक्शन। कूलम्ब फ्रिक्शन, ठीक। नेक्स्ट, डायनेमिक फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस, क्योंकि मुझे पता है कि आप स्टैटिक कंडीशन में कितना भी फोर्स लगा दो, वही तुम्हारी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी जितना फोर्स लगा दो। लेकिन डायनेमिक फ्रिक्शंस की जब मैं बात करूंगा तो फोर्स अपना कुछ भी लगाऊं, लेकिन रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के बराबर होती है, वहां पे लेस। नेक्स्ट, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये तो बच्चे को पता है। टेंजेंट का मतलब ही क्या है? tan फाई। tan फाई की वैल्यू म्यू के बराबर होती है, सबको पता है। नेक्स्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग व्हेन द बॉडी इज इन द मोशन। एक ही चीज 50 बार पूछते हैं सारे लोग। नेक्स्ट, the effect required to lift a load W on the screw jack with the helix angle A and the angle of friction is equal to, when the angle of friction is equal to, ये याद कर लो, when the angle of friction is equal to W tan A plus less than equal to, ये क्वेश्चन अच्छा है। A semicircular disc rests on the horizontal surface with its top flat surface horizontal and the circular portion touching down. The coefficient of friction between the semicircular disc and the horizontal surface is something. The disc is pulled by the horizontal force applied at the edge and it's always remain horizontal. When the disc is about to start moving, its top horizontal force will slide down towards the direction of the pull. इसको एक बार और आप पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट, a particle inside a hollow sphere of radius r, the coefficient of friction is r, can rest up to the height of 0.134 r, 0.134 r. Next, algebraic sum of the moments of the force from couples about any point in their plane edge equal to the moment of couple. ये कोई फॉर्मूला है, वो ये कहता है कि मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू summation of moment of couple is equal to all moment का couple. A single force and a couple acting in the simple plane upon a rigid body can't balance each other, क्योंकि सिंगल फोर्स कभी कपल को बैलेंस कर ही नहीं सकता। अगर आपकी ये रॉड है, इस पर मैंने इधर से एक फोर्स लगाया,
इधर से एक कपल लगा दिया, तो अब क्या होगा कि इसका एक कंपोनेंट फोर्स का इस फोर्स को तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन इसका जो दूसरा कंपोनेंट है ना फोर्स का, वो इसको टॉपल कर देगा। तो एक सिंगल फोर्स से आप कपल को बैलेंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, if three forces acting in a one plane upon a rigid body keep it in equilibrium, then they must have either all of them are correct, meet in a point, be all the parallel, at least two of them must meet. Next, the maximum friction force which come into play when a body just began to slide to another surface is called just, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, जस्ट तो लिमिटिंग लगेगा, नहीं हो रहा है मोशन तो स्टैटिक लगेगा, और अगर मोशन में आ गया ना गुरु तो फिर हमें काइनेटिक्स में जाना पड़ेगा, डायनेमिक्स। नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, सिर्फ और सिर्फ म्यू डिपेंड करेगा सरफेस कैसा है, सरफेस कैसा है, तो नेचर ऑफ सरफेस कैसा है वो इस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस। The necessary condition of the force to be equilibrium is that they should be both ATC, coplanar, meet at a point, meet at a point मतलब concurrent। अगर इसी पॉइंट पर सभी फोर्स मीट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, कॉन्करेंट होगा, और एक ही प्लेन पर सभी फोर्स हैं तो F1, F2, F3, ठीक। Next, if three forces acting in a different plane can be represented by the triangle, these will be in equilibrium, full equilibrium, non-equilibrium। if three forces acting in a different plane, अब देखो अगर सेम प्लेन पर होते ना तो फिर ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर सकते थे और ये क्लोज ट्रायंगल वाला फॉर्मेशन करके भी कर सकते थे, लेकिन मेरे डिफरेंट प्लेन में है ना गुरु, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। If n is the number of member and y is the number of joint, then the perfect frame m minus 3 is equal to 2j। तो m is equal to 2j minus 2j minus 3 m plus 3, तो m is equal to 2j minus 3, ये परफेक्ट प्रेस के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, a body move from the rest with the constant acceleration of 5 meter per second. The distance covered in 5 seconds is most nearly is B, 62.5 meter. Next, a flywheel on a motor goes from rest to 100 revolution per minute in 6 seconds. The number of revolution made is necessarily nearly equal to 50. Next, which of the following is the locus of point that moved in such a manner that its distance from a fixed point is equal to the distance from the fixed line multiply the constant greater than 1। पता नहीं क्या उलझुल बोला है, बस इसका आंसर याद रखो, हाइपरबोल। Which of the following is not the unit of energy? What is the unit of power? What is the unit of power? Next, a symbol of metal wheel 219 gram in air, 180 gram in water, 125 gram in an unknown fluid, then which is the correct statement about the density of a metal? So density of metal can't be determined. Next, the CG of solid hemispherical dies on the central radius 3r.
at a distance from the plane of the base. Next, the CG of the plane lamina will not be its geometrical center in the case of right angle triangle, क्योंकि right angle triangle में ज्योमेट्रिकल कुछ यहाँ होगा सेंटर, लेकिन CG कहीं यहाँ होगा. Next, the CG of the right circular solid cone of height h lies at the following distance from the base, hy4. Next, the moment of inertia of a hollow circular section about the central axis perpendicular to the section as compared to its moment of inertia about the horizontal axis is double. Which of the following is the example of lever of first order? All of the above. A pair of Smith tongues is an example of the lever of second order. अरे चिमटा पेयर ऑफ किसका एग्जाम्पल है? तो वो सेकंड ऑर्डर का है. नेक्स्ट, इन द लीवर ऑफ थर्ड आर्म the load W, effort P and the fulcrum F are oriented as follow. W between the P and F. तो आपको लीवर के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए. फर्स्ट टाइप, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर लीवर. नेक्स्ट, the angle which an inclined plane make with the horizontal when the body placed on its about to move down is known as the angle of repose. Angle of repose. Next, in actual machines the mechanical advantage is not infinity, so it's always less than unity. So mechanical advantage is less than the velocity ratio. क्योंकि जब मैं एक्चुअल मशीन्स की बात करूंगा ना, तो वेलोसिटी रेशियो अगर मैं v1/v2 की बात करूंगा तो वो हमेशा ज्यादा होगा तुम्हारी मैकेनिकल एडवांटेज से. क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज एक ऐसी चीज है जो ये बताती है कि कितने इनपुट पर कितना आउटपुट आपको मिल सकता है. नेक्स्ट, इन आइडियल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो. अब आइडियल मशीन में क्या लॉसेस होंगे नहीं, तो मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू है वो आपकी वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा. नेक्स्ट, a cable with a uniform distributed load per horizontal meter run will take the following shape. Parabola. Will take a parabola. तो जहां तक मैंने इसमें 136 की बात की है, तो उसमें क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं. वर्क एनर्जी पावर की अगर मैं बात करूंगा तो वहां भी सेम ही चीज है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सभी का पता है, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं. रॉड के लिए ml²/12 ml²/12 है ना. रिंग के लिए mr², डिस्क के लिए mr²/2, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr², एंड पोलो स्फीयर के लिए 2/3 mr². इसको आप नोट डाउन कर लो. ठीक, और कुछ चीजें हैं जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका भी डिस्कशन मैं कर देता हूँ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बता ही दिया है. सेंटर ऑफ मास सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm.
दो थ्योरम होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगी ना, उसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी के अबाउट प्लस किसी डिस्टेंस डी पर क्या होगा, तो वो होगा सी जी पर प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर। हाँ, और जब मैं सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करूंगा ना, उसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि आपके पास अगर दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जैसे मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट पता है और वाई एक्सिस के अबाउट पता है, सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट पता है, और मुझे जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो आई जेड जेड की जो वैल्यू होगी वो आई एक्स एस प्लस आई वाई वाई के बराबर होगी। ठीक, एक चीज और मैं जो डिस्कस नहीं कर पाया वो है कोलिजन। देखो कोलिजन में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। देखो कोलिजन में इलास्टिस कांस्टेंट का जो होगा फॉर्मूला वो होगा ई बी डैश माइनस वी ए डैश अपॉन बी बी माइनस वी ए। ठीक, तो इम्पैक्ट एंड कोलिजन, द कोलिजन कब हम बात करेंगे, देखो सपोज करो एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। तो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो कोलिजन इलास्टिक होगा मतलब टकराएं और फिर अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाएं, या तो कोलिजन इनइलास्टिक होगा, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक के केस में क्या होगा, दोनों आके आपस में चिपक जाएंगे। या तो कोलिजन पार्शियली इलास्टिक होगा। पार्शियली इलास्टिक का मतलब है कि आए कुछ एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज की और फिर भाग गए। ठीक, तो याद रखना है तुम्हें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगाओगे, और ई की वैल्यू देखो, ई की वैल्यू अगर तुम्हारी 1 हो गई तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। अगर ई की वैल्यू तुम्हारी 0 हो गई तो ये परफेक्टली प्लास्टिक हो जाएगा, और अगर ई की वैल्यू तुम्हारी 0 और 1 हो गई तो वो इनइलास्टिक हो जाएगा। तो परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक एंड इनइलास्टिक। ठीक, तो इसके साथ मैं ये सेशन खत्म करता हूँ। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, और मैंने 1 घंटे के अंदर पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है वो मैंने कवर किए। थैंक्स अ लॉट।